वो बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक जो फंडा कहते हैं हम, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम करें उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो आप बताओगे मैट्रिक्स इज ए सिस्टम ऑफ रोज एंड कॉलम्स whose order may be dependent on given condition. Matrix is a system of rows and columns whose order may be dependent on given conditions. यानी ऑर्डर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है या उसने डिमांड क्या की है। अब यहां तीन चीजें आई। पहली बात तो रोज एंड कॉलम, दो तो ये चीजें आई, एक तो रो और एक है कॉलम। तीसरी चीज आई ऑर्डर की। अब देखिए, मान लीजिए एक बच्चा 7 बुक और 5 पेन खरीद रहा है। एक बच्चा, जो भी नाम है इसका, मान लीजिए विजय ले ले। दूसरा है रवि। रवि क्या कर रहा है भाई? 6 और 7 ये तो बुक है और ये पेन है, एग्जाम्पल उठा रहे हैं आप। उसके बाद रोहन। रोहन क्या कर रहा है? 8 बुक खरीद रहा है और 9 पेन खरीद रहा है। जो ये वे है जिसको हम ओरिजेंटल वे बोलते हैं, जो एरो मैंने लगाई है, ये जो आपका वे है, हाँ जी, जो हमने एरो लगाई है ये वे है, ये आपका ओरिजेंटल वे होता है। सॉरी, हाँ जी, ये कौन सा वे होता है? ओरिजेंटल। ओरिजेंटल वे में जो नंबरिंग एक्सप्रेस हो रही है उसको हम बोलते हैं रो। और ये जो वर्टिकल वे है, ये वाला, आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं आप कॉलम। ये तो रो है और ये क्या है? कॉलम। क्लियर भाई? अब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इस ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट बोलते हैं वैसे तो, नोटेशन जो है, जो एलिमेंट्स हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ये भाग मुड़ा हुआ है, देख लीजिए यहां पे। क्लियर है? जैसे यहां मैंने ये एलिमेंट ले लिए 7 5 6 7 8 9। अब ऑर्डर आया था, मैंने बता दिया भाई ये दो जोड़ी ऐसे जा रही है अपनी ओरिजेंटल वे में, ये रो है। तो यहां रो कितनी है? काउंट करिए, 1 2 3। इसको R1 यानी पहली रो बोलते हैं, इसको R2 यानी दूसरी रो, इसको R3 यानी तीसरी रो। इसी तरह इसको C1 यानी कॉलम फर्स्ट और इसको C2 यानी कॉलम सेकंड। अब यहां आप देखिए रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो गया? 3 इंटू में 2। पहले जो मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर आता है वो रो का आता है और सेकंड प्लेस पे कॉलम का आता है। सेकंड प्लेस पे किसका आता है? कॉलम का। पहले जो ऑर्डर आता है बेटा वो रो का और सेकंड प्लेस पे जो ऑर्डर आता है वो कॉलम का। मैट्रिक्स की जो नोटेशन है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं? कैपिटल लेटर में। इसके जो एलिमेंट एक्सप्रेस होते हैं, जर्नली मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जर्नली मीन साधारण तौर पर, यानी जो बेसिक टर्म कहते हैं हम, ऐसे लिखा जाता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इट्स मीन, यहां पे आपको क्या समझना है वो ध्यान से देखिए। A11 पहला जो 1 है वो रो को एक्सप्रेस कर रहा है, अभी पहली रो है। और फिर अगला जो 1 सेकंड प्लेस पे 1 है वो कॉलम को बता रहा है, भाई पहला कॉलम है। उसी तरह रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, रो फर्स्ट कॉलम थर्ड। अब देखिएगा, ये हमने बताया था ये पहली रो है भाई, R1 है। R1 का मतलब रो फर्स्ट। अब रो फर्स्ट में पहला एलिमेंट देख लो, चाहे 1 ही है, इसका मतलब पहला जो एलिमेंट है, नोटेशन जो एलिमेंट की नोटेशन है उसके अंदर वो रो को एक्सप्रेस करता है। सेकंड एलिमेंट देखिए, अब सेकंड एलिमेंट 1 1 देखो नीचे, सेकंड एलिमेंट तीनों के अंदर 1 है, तो ये कॉलम फर्स्ट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कॉलम में फर्स्ट को। नीचे आए A21 यानी रो दूसरी है, कॉलम पहला ही है। A22 रो दूसरी है, कॉलम दूसरा है। A23
रो दूसरी है और कॉलम तीसरा है। इसी तरह यहां देखिए A31 यानी तीसरी रो पहला कॉलम, A32 का मीन तीसरी रो दूसरा कॉलम, और A33 का मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम। जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां 3x2 ऑर्डर है तो टोटल एलिमेंट्स जो है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर वो 6 है। कितने हैं? 6। यहां देखिए इसका ऑर्डर 3x3 है तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स बी 9। टोटल एलिमेंट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट होंगे। अब नोटेशन जो है वो कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो लेटर्स हैं उसके अंदर एक मैट्रिक्स की इक्वलिटी होगी, ये हमेशा याद रखोगे। स्मॉल ए लिख दिया तो वो मैट्रिक्स का एलिमेंट हो सकता है, मैट्रिक्स नहीं होगा, ये ध्यान करना। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं भाई, ध्यान से सुनना। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर वो होते हैं जहां पे आई और जे इक्वल हो। ये देखिए पहला एलिमेंट आई का है, ये ए आई जे के रूप में एक्सप्रेस हुआ है मैट्रिक्स का। आई रिप्रेजेंट यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट इस रूप में लिखे जाते हैं। आई रिप्रेजेंट रो, फर्स्ट एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करेगा। जे रिप्रेजेंट कॉलम, कॉलम को एक्सप्रेस करेगा। मैं ये कह रहा हूं जो ये एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं हमेशा याद रखो। डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जहां ए आई जे के रूप में एक्सप्रेस होते हैं और जहां आई इक्वल टू जे। डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जहां आई इक्वल टू क्या हो, जे। अब देखो A11, A22, A33 जो है ये आपके डायगोनल एलिमेंट। सिंपली यदि आप देखा, मान लीजिए मैं कोई फिगर बना दी, ये मैंने रेक्टेंगल बना दी भाई। क्लियर है? एक रेक्टेंगल में डायगोनल 2 होते थे, आपने पढ़ा हो, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एक ही होगा और वो ये वे होता है। ये देखो ये, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है डायगोनल एलिमेंट के लिए आई किसके इक्वल हो, जे के इक्वल हो। ये आपने ध्यान में रखना। एक यूज आएगा प्रिंसिपल डायगोनल, जो पुराने बच्चे हैं वो नोट करना भाई, आपका ये क्लियर है नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आते हैं। जैसे कोई भी मैं आगे बताऊंगा आपको, प्रिंसिपल डायगोनल मीन इतना ही समझिए, यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपको कोई बोले तो ये एलिमेंट होते हैं सिर्फ A11, A22, A33। टॉपिक क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं हम। ये जर्नली मैंने बताया है भाई, एक मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाएगा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई, उसकी रोज और कॉलम की एक्सप्रेशन कैसे होगी वो बताया आपको। उसके बाद जो आपको बताया गया बेटा, इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने योग्य है वो ए आई जे के रूप में एलिमेंट एक्सप्रेस होते हैं। आई जो रिप्रेजेंट करता है रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ऑर्डर आपने बता दिया, पहले रो का आता है फिर कॉलम का। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट के बारे में बताया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बताया आपको कौन से होते हैं। अब इसकी टाइप्स आएंगी। अब टाइप्स क्यों जरूरी है, एक दो टाइप ऐसी है जो फाइनल एग्जाम में आती है, आपके पूछा जाता है भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो पहली जो टाइप होती है वो रो मैट्रिक्स की होती है भाई। A matrix in which all elements are expressed in a row। एक मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो किस में दर्शाए जाए, एक रो में दर्शाए जाए। जैसे A11, A12, A13 और चलता रहेगा, यानी लास्ट A1n आ जाएगा। नोटेशन वही है जो मैंने बताई थी कैपिटल ब्रैकेट वाली। तो यहां जो ऑर्डर बढ़ा रो तो एक ही रही भाई, और कॉलम कितने बन गए देखिएगा। लास्ट एलिमेंट एक से शुरू हुआ, फिर 2 3 कहां तक गया ऑर्डर, एन तक। लास्ट एन आया तो एन आएगा ऑर्डर के अंदर। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन ए रो, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स।
अब जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल लेना था अपन, ये ए ले लिया, जैसे बी ले लिया अपन, बी में 1 2 3 4 जैसे ये ले लिया, इसको भी रो मैट्रिक्स ही बोलेंगे। यहां रो का ऑर्डर कितना है, एक, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं, 4। रो के लिए उंगली ऐसे जाने चाहिए, कॉलम के लिए ऐसे चलने चाहिए, ऐसे। यदि ये आपके माइंड में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। हाँ जी। उसके बाद आएगा कॉलम मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन ए कॉलम, एक कॉलम के अंदर एक्सप्रेस हूं, जैसे A11 A21, ध्यान रखना, A31 और लास्ट में AN1। यहां जो ऑर्डर है आप देखिएगा मैट्रिक्स का, रो जो है वो बदल रही है बार बार, कॉलम आपका सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। रो कहां तक गई देखिए, 1 2 3, पहला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है तो n तक गई, तो ऑर्डर क्या आ गया, n। पहले रो का ऑर्डर आता है, और फिर लास्ट में देखिए कॉलम 1 है तो ऑर्डर क्या हो गया, n इंटू 1। कोई और एग्जांपल लेना चाहो तो b इज इक्वल टू आप ले सकते हो 5 6 7 8। यहां देखें रो कितनी है भाई, 4, कॉलम कितना है, 1। तो ऐसे एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हो। उसके बाद आएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम आर डिफरेंट, ए मैट्रिक्स इन विच ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम आर डिफरेंट, यानी मान लीजिए ए मैट्रिक्स अपन ले लिया, इसका ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू n है, कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमने क्या ले लिया, m इंटू n। तो m किसके इक्वल ना हो, n के इक्वल, m किसके इक्वल ना हो, n के इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे देखिएगा, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6, रो और कॉलम का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होना चाहिए। यहां रो देखो कितनी है, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है भाई, क्लियर है। उसके बाद और भी एग्जांपल काफी हैं इसके, ये जो ऑर्डर है वो डिफरेंट यदि होगा, दैट मीन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भाई। A matrix in which order of row and column are same, या a matrix in which order of row and column are equal, यदि एक मैट्रिक्स के अंदर m इंटू n ऑर्डर दे रखा है, यदि m और n इक्वल है, देन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है। ये दोनों सेम हो, रो का ऑर्डर देखो, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, और 3 इंटू 3 भी हो सकता है, 4 इंटू 4 भी हो सकता है, n इंटू n भी हो सकता है, क्लियर है भाई। लेकिन जो ऑर्डर है वो आपका हमेशा याद रखना नेचुरल नंबर की फॉर्म में हो। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये चीज भी नोट कर लीजिए, वो किस फॉर्म में हो, नेचुरल नंबर की फॉर्म में हो। हाँ जी। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां कंडीशन है भाई, ध्यान से सुन लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ its diagonal element are non-zero and non-diagonal elements are zero। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली बात तो, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें तो चाहे एक नॉन जीरो, एंड जो अदर डायगोनल एलिमेंट है यानी नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के, जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 2 0 0 0 3, अब ये है आपका डायगोनल एलिमेंट।
जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट है, यानी ये है डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात तो ये देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 into 3। उसके बाद इसके डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, एंड अदर जो है नॉन डायगोनल वो क्या है, जीरो। ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल। डायगोनल किस पे डिपेंडेंट है, स्क्वायर पे। किस पे डिपेंडेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। अब स्केलर किस पे डिपेंडेंट होगा, स्केलर डायगोनल पे डिपेंडेंट होगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल या फिर सेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा ये एलिमेंट आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2। हाँ जी, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर। स्केलर किस पे डिपेंडेंट है, डायगोनल पे। डायगोनल मैट्रिक्स किस पे डिपेंडेंट है, स्क्वायर पे। डायगोनल मैट्रिक्स पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एक्सपेक्ट, यानी किसको छोड़कर, वन को छोड़कर। एक को छोड़ के बाकी सारे मतलब एलिमेंट हैं वो 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी, यहाँ पे कोई भी यानी सेम हो सकता है। अब वन होगा तो क्या होगा वो सुनिए, आइडेंटिटी या फिर यूनिटी मैट्रिक्स। दूसरा इसको यूनिटी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं भाई, आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज वन। इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज वन, यदि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, वन हो। अब देखिएगा ये यहां पे 3 एलिमेंट है, वन। ऑर्डर क्या है, 3 into 3, तो इसको हम I3 भी बोल देते हैं। I3 मीन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यदि आपको ये दे रखे है 1 0 0 1 तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है। लेकिन अब ये I2 लिखा जाएगा। I2 का मीन होता है आइडेंटिटी या फिर यूनिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिएगा जो चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, जैसे ये दे रखा है, प्रिंसिपल डायगोनल की बात की थी मैंने, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बताए थे आपको। ए मैट्रिक्स को मैं न्यू भी लिख सकूं हूं, जैसे आपको कहीं पे ये दे दे डायगोनल लिख के 1 2 3, इसका मतलब ये आपका डायगोनल, ये 1 2 3 है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। तो यहां यदि ये दे दिया जाए डायगोनल, या DIG अकेला भी लिख के ये दे दिया जाए आपको, तो इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यदि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 3 दे रखे हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन यही होगी। अब जैसे ये दे रखे आपको, तो यहाँ पे डायगोनल देके और फिर दे दे 2 2 2 ऐसे दे दे, तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, ये डायगोनल 3 दे रखे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल है जो वो दे रखे आपको। समझ में आ गया। तो उसके बाद हमने क्या भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दिया आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने स्केलर में बताया, स्केलर में बताया वन को छोड़ के बाकी एलिमेंट सेम हो सकते हैं। उसके बाद यूनिटी के अंदर, आइडेंटिटी के अंदर बताया भाई वन जो होगा अकेला वन वाला वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब वो किस ऑर्डर का है वो आपने देखना है, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद जो बारी आएगी बेटा वो आएगी आपकी जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या फिर रेक्टेंगुलर, दो ही तरह के हैं, या तो एम इक्वल टू एन या एम नॉट इक्वल टू एन। तो जीरो मैट्रिक्स की नोटेशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यानी वो स्क्वायर भी हो सकता है। कैपिटल जीरो लिखा मिलेगा आपको कहीं कहीं,
या कैपिटल O कह सकते हो आप, इट्स मीन इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो स्क्वायर हो। उसके बाद आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम के लिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच गिव्स शेप ऑफ ट्रायंगल। इसके दो टाइप हैं, ध्यान करना, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया भाई, और एक कौन सा बताया है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से, प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है ना, मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूं, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, ये A11, ये A22, ये A33 एलिमेंट जो होते हैं उनको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इससे ऊपर का एलिमेंट चाहे एक नॉन जीरो हो, ध्यान से सुनिए, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल से यदि ऊपर के एलिमेंट चाहे एक नॉन जीरो हो, ध्यान से सुन लीजिए, जैसे दे दिया 5 4 3, और जो नीचे के एलिमेंट है ना ये क्या हो आपके जीरो, दैट देखिएगा ये ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर बन रही है, नीचे की तरफ तो जीरो है, नॉन जीरो की कह रहा हूं, चाहिए इनमें से एक नॉन जीरो, अब भी अपर ट्रायंगुलर है, मैंने बताया एक नॉन जीरो चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे और नीचे के जीरो होंगे, देन इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे ये आपको प्रिंसिपल डायगोनल दे दिया भाई, यदि नीचे के जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो, नीचे के नॉन जीरो हो और ऊपर के क्या हो जीरो, देन इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो एंड अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपने ध्यान से करने हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट है दोनों। एक बार आपने कहा प्रिंसिपल डायगोनल से यदि नीचे के एलिमेंट जो है जीरो, ऊपर के नॉन जीरो, तो ये अपर होगा, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के नॉन जीरो और ऊपर के जीरो, तब वो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद बताया भैया आपको दो मैट्रिक्स कब कंपेरेबल हैं, दो मैट्रिक्स कब कंपेरेबल हैं, इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। मैंने बताया कंपेरेबल के लिए टू मैट्रिक्स आर कंपेरेबल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, दोनों का ऑर्डर सेम हो। यदि एक आपका ऑर्डर हो, ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का ऐसे लिखा जाता है 3x4, इट्स मीन 3 रो है 4 कॉलम, तो ये जो ऑर्डर है वो ए और बी का सेम होगा, तो वो एक कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगे। उसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ध्यान से सुन लीजिए भाई, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब पहली बात तो वो कंपेरेबल हो, यानी उनका ऑर्डर सेम हो। पहली कंडीशन क्या है, वो कंपेरेबल हो यानी ऑर्डर सेम हो। फिर उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है, जैसे ए का ऑर्डर हमें 3x3 दे दिया, तो बी का भी 3x3 मिलेगा, कंपेरेबल तो तभी होंगे ना। मान लीजिए ये एलिमेंट है एक्स वाई जेड, यहां है पी क्यू आर, और ये है ए बी सी, और यहां दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 है, 3x3 है, ऑर्डर सेम है तो वो कंपेरेबल है। और उसके बाद इक्वल तब होंगे जब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। कोरस्पोंडिंग का मतलब समझो, A11 A11 के बराबर हो, A12 जो है आपका A12 के बराबर हो, A13 जो है वो A13 के बराबर हो, A21 जो है वो A21 के बराबर हो, A22 जो है वो A22 के बराबर हो, और A23 A23 के बराबर हो। इस तरह कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए।
तब वो आपकी इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। तो ये आपकी बेसिक टर्म्स थी, यानी बेसिक ढांचा जो था वो था। अब सुनिए बात, जो आगे मैं बातें बता रहा हूं। एक मैट्रिक्स के अंदर यदि आपको 5 एलिमेंट दे दे, ए मैट्रिक्स में, इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर पूछेगा आपसे। ऑर्डर जो है वो हमेशा याद रखो एक से शुरू होता है, मैंने बताया नेचुरल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। 1 into 5 भी हो सकता है, 5 into 1 भी हो सकता है। इसके अलावा फैक्टरी नहीं है नेचुरल नंबर की फॉर्म में। अरे क्या 2 into 3 5 होता है, 2 into 4 5 होता है, 2 into 6 5 होता है, 5 आना चाहिए रिजल्ट। 1 into 5 5 होता है, या 5 into 1। जैसे ए मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना भाई। देन पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे वो बताने हैं आपने। कैसे बताओगे बेटा, मैंने जैसा बताया था, पहले 1 से शुरू करोगे, 1 into 12 हो सकता है। फिर 2 की टेबल में देखिए 2 into 6 भी हो सकता है भाई। फिर 3 की टेबल में देखिए 3 into 4 भी हो सकता है भाई। फिर 4 की टेबल में देखिए 4 into 3 भी हो सकता है भाई। फिर 5 की टेबल में 12 नहीं आता, छोड़ दीजिए। 6 की टेबल में देखिए 6 into 2 12 होता है। उसके बाद 7 की टेबल में भी नहीं आता। उसके बाद 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 की टेबल में भी नहीं आता, 12 की टेबल में आता है। 12 बन जा, इसका उल्टा है, इसका उल्टा ये रहा, इसका उल्टा ये रहा। उल्टा समझो, यहां ये रो है, ये कॉलम, यहां उल्टा हो गया, ये तो कॉलम बन गया, ये क्या बन गई, रो। तो पॉसिबल ऑर्डर ये बनेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स में इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर बी क्या होंगे भाई, पॉसिबल ऑर्डर 8 के, पहला 1 into 8, फिर 2 into 4, फिर 3 में भी नहीं है, फिर जाके 4 में ही होगा, 4 into 2, और फिर लास्ट आ जाएगा 8 into 1। ये आपके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरह से आपने करना है पॉसिबल ऑर्डर के लिए। उसके बाद मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ए मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है वो ए आई जे के रूप में आपको बता रखा है, अभी नोटेशन है। उसके बाद में कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, आपको कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 वेयर ए आई जे बराबर है आई प्लस में जे बाई में 2। ए आई जे बराबर है आई प्लस में जे बाई में 2। लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 डी एज, कैसे भाई, ए मैट्रिक्स ना कैसे लिखांगे आप, पहले A11 आएगा, पहली रो पहला कॉलम, फिर A12। अब देखो कॉलम 2 ही दिए यहां पर, दूसरा आ चुका है, आगे नहीं बढ़ सकते। फिर देखिए A21, क्योंकि रो दूसरी भी तो है ना, 2 रो हैं, दूसरी रो में आगे A22, ये बन गया मैट्रिक्स आपका। अब हमें चाहिए इनके मान, ए आई जे ये दे रखे है, तो A11 का दो, आई का मान 1, जे का 1, बाई में 2, कितना आ गया भाई 1। A12 निकालिए, 1 + 2 बाई में 2, दोनों को ऐड कर रखा है, देख लीजिए आप आई और जे को, तो 3 बाई में 2 आ गया भाई। A21 निकालोगे तो 2 + 1 बाई में 2, दोनों को ऐड ही कर रखे, आई का मान कंपेयर कर लो ना, आई का 2 है, जे का 1 है, तो भी 3/2 आ गया। A22 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 + 2 बाई में 2, यानी ये आ गया भाई 4 बाई में 2, यानी 2। आई ई ए क्या बन गया, A11 का मान क्या है, रखो भाई 1, A21 का मान नीचे है, A12 का मान देखिए बेटा 3/2, A21 का देखोगे 3/2, और A22 का कितना आ गया 2। ऐसे आपने ये तैयार करना है, समझ में आया अच्छे से। अब देखिएगा आगे क्या है। यदि आपको ये ऐसे दे दे, 1 मिनट ध्यान से देखना भैया, आई माइनस में 2j और उसका मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस, अरे ये वाला मॉडुलस -2 का मान +2 आता है, मॉडुलस, ध्यान होगा, मॉडुलस भी बोलते थे, मॉडुलस भी बोलते हैं इसको। तो इस फॉर्म में दे दे और एक मैट्रिक्स तैयार करना अपन 3 into 3 ऑर्डर का, ध्यान से देखना भाई।
तो कैसे करोगे? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 कैन बी रिटन एज ए बराबर है, पहली रो लोगे आप, पहला कॉलम, पहली रो, दूसरा कॉलम, पहली रो, तीसरा कॉलम, तीन ही कॉलम दे रखे हैं, रुक जाना वहां। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। क्लियर है भाई? उसके बाद आप क्या करोगे? देखिए अब मान निकालना है। जैसे A11 का मान निकालोगे आप बेटा, A11 का मतलब आई का मान 1 माइनस में j का 1 बाई में 2, 1 में से 2 जाएगा -1, -1 का मैग्नीट्यूड जो है वो प्लस का बना देगा। A12 आई का मान 1 j का 2 भाई, देखिए पिछला j का मान है, 1 में से 4 जाएगा -3, -3 का मैग्नीट्यूड +3 बना देगा। A13 क्या बनेगा? 1 माइनस में 2 इंटू में 3, आई का मान 1 j का 3, 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा -5 का मैग्नीट्यूड +5 बना देगा भाई। इसी तरह आगे A21 यानी आई का मान 2 है बेटा j का 1 है, 2 में से 2 जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भाई? 0, 0 ऊपर आ गया, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। A22 क्या आएगा बेटा? आई का मान पहला यानी 2, j का भी 2, 2 में से 4 जाएगा -2, -2 का मैग्नीट्यूड +2 बना देगा, 2/2 कितना होगा? 1। A23 का मतलब है 2 माइनस में 2 इंटू में 3 यानी 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा -4 का मैग्नीट्यूड +4 बाई में 2 यानी 2 आ जाएगा। इसी तरह अगला A31 यानी आई का मान 3 है बेटा, j का 1 है, 3 माइनस में 2 1 जा 2 होगा भाई, यानी 3 में से 2 जाएगा 1/2। A32 निकालोगे तो आई का मान बेटा 3 है, माइनस में j का 2 यानी -4 हो गया भाई, बाई में 2 यानी 1/2 ही आ गया भाई। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा A33 का मान निकालें तो आई का मान 3 है, माइनस में 2 3 जा, j का भी 3 है ना, 2 3 जा 6 और बाई में 2, -3 का मैग्नीट्यूड +3/2। अब लास्ट में इनके मान रख दो, IEA मैट्रिक्स B एज A11 का मान 1/2, A12 का 3/2, A13 का 5/2, A21 का 0 1 और फिर आपका 2, फिर A31 का क्या है? 1/2, फिर आया आपका 1/2, फिर आया 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? तो अच्छे से समझ में आए होंगे आपको ये क्वेश्चन जितने आपसे हों। अब मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स, जैसे यही मैट्रिक्स दे दे आपको जो ये हमने निकाला है, इसमें आपसे पूछ ले भाई A23 का मान क्या होगा। पहला जो सम इस तरह करना आपने, पहले आप दूसरी रो में जाइए, तीसरा जो कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, देखो दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये जो 2 है ना, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछ ले A31 तीसरी रो ये है भाई, पहला कॉलम तो A12 आ जाएगा आपका, यानी 1/2 सॉरी। उसके बाद में A23 का मान पूछ ले, पहले बता चुके आप, तो और ले लीजिए, A31 ले लिया, A33 ले लीजिए, तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी ये आ गया 3/2। तो इस तरह से आपने पहली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं, जितने वो आपसे हो। बाकी हम कल करते हैं। आशा करता हूं आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद भाई, कल मिलते हैं बेटा।